मेरे इस चैनल माइंड पावर विद थिंकिंग टच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर हेमा साहू। अक्सर देखा जाता है कि कुछ बच्चों का एजुकेशनल परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं होता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बच्चों को स्कूल तक छोड़ना पड़ जाता है। हालांकि इन बच्चों का सोशल एक्टिविटीज़ या अन्य क्षेत्र में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, लेकिन स्कूल परफॉर्मेंस या एजुकेशन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है और उसमें कई प्रकार की समस्याएं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं और कठिनाइयाँ इतनी गंभीर होती हैं कि वे अपनी उम्र के अनुरूप क्लास में पढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। ये विषय माता पिता के लिए चिंता का विषय बन जाता है। संभव ये है कि इन बच्चों का जो स्कूल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जरूरी नहीं कि इनकी बुद्धिमत्ता कम हो, उसकी कमी के कारण ये हो रहा हो सकता है कि सीखने की क्षमता में कमी के कारण इस प्रकार की समस्या हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लर्निंग डिसेबिलिटी की। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों में किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं देखने और सुनने संबंधी हो सकती हैं। वो जो भी सुन रहे हैं हो सकता है उसको ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, जो देख रहे हैं वो ठीक से समझ नहीं पाते हैं। इस प्रकार के बच्चे कोई भी कार्य करते समय या सीखते समय जब प्रयास करते हैं तो उसको कुशलतापूर्वक नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि उस समय उनके ऑडिटरी, विजुअल, टेक्सटाइल और टचिंग संबंधी प्रक्रियाएं एक साथ मिलकर कार्य नहीं कर पाती हैं। ये सभी प्रक्रियाएं आपस में तालमेल नहीं बिठा पाती हैं, जिसके कारण सीखने संबंधी प्रक्रिया बाधित होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी दो शब्दों से मिलकर बना है। लर्निंग यानी कि सीखना और डिसेबिलिटी यानी कि अक्षम होना, अर्थात सीखने की अक्षमता। यह मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण होता है। इसकी वजह से बच्चे को बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने या गणितीय क्षमताओं के उपयोग में कठिनाई हो सकती है। मैंने अपने पिछले वीडियो फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट में बताया गया था कि बच्चे के जन्म के बाद से ही उसके न्यूरल कनेक्शन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो उसके आगे के जीवन की आधारशिला होती है। बच्चा जिन भी एक्टिविटीज़ में संलग्न होता है उसके अनुसार उसका ब्रेन सेंसिटिव होता है और उन गतिविधियों के प्रति रिस्पॉन्स देने लगता है। जैसे जैसे बच्चा अलग अलग अनुभवों से गुजरता है, वैसे वैसे उसके दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते और मजबूत होते जाते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग 3 वर्ष की उम्र तक के बच्चे के ब्रेन का लगभग 80% विकास हो चुका रहता है और 5 वर्ष की उम्र तक ये विकास 90% तक हो जाता है। यही वह महत्वपूर्ण अवस्था होती है जब बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए सही मार्गदर्शन और उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में बच्चों को सकारात्मक, सीखने योग्य और संवेदनशील माहौल प्रदान करना उनकी मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ये मुख्यतः ब्रेन के उन क्षेत्र को प्रभावित करता है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट, पढ़ने योग्य, समझने योग्य और अन्य कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब ये क्षेत्र सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में बाधा उत्पन्न होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चों में ब्रेन के विभिन्न लोब्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण वे प्राप्त जानकारी का उचित मीनिंग नहीं समझ पाते और समय पर रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। इस कंडीशन के कारण बच्चे अक्सर निराशा और असमंजस का अनुभव करते हैं। हमारे ब्रेन का एक बड़ा हिस्सा सेरेब्रम होता है। ये हमारा पूरा पार्ट सेरेब्रम होता है, जो कि 4 लोब्स में डिवाइड होता है। आगे का पार्ट फ्रंटल लोब होता है, ये पैराइटल लोब होता है, पीछे ऑक्सीपिटल लोब होता है और हमारे दोनों तरफ टेम्पोरल लोब होते हैं। इन चारों लोब्स का अलग अलग कुछ पर्टिकुलर कार्य के लिए परफॉर्मेंस होता है। ये चारों लोग से आपस में कोऑर्डिनेट करके किसी कार्य को करते हैं। जब हम सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पैराइटल लोब के सोमेटोसेंसरी क्षेत्र में जाती है। यहाँ एसोसिएशन क्षेत्र के द्वारा इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। एक बार सूचना की पहचान हो जाने के बाद इसे फ्रंटल लोब के मोटर क्षेत्र में भेजा जाता है। यहाँ उपयुक्त निर्णय लेकर रिस्पॉन्स में एक मोटर एक्टिविटी उत्पन्न की जाती है। इसी प्रकार टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी से संबंधित इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। वहाँ के एसोसिएशन क्षेत्र द्वारा ऑडिटरी की पहचान की जाती है, जिसके बाद इन्फॉर्मेशन को निर्णय लेने हेतु फ्रंटल लोब में भेज दिया जाता है।
इसी तरीके से ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल संबंधी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाती है और आइडेंटिफाई की जाती है और आगे के लिए फ्रंटल लोब में इसको भेज दिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब संवेदनशील इंफॉर्मेशन को इंटेक करने के लिए और उसको प्रोसेस करके आइडेंटिफाई करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद हमारा जो फ्रंटल लोब होता है वो निर्णय लेने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और फंक्शनल क्रियाओं करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके लिए वो इन्फॉर्मेशन, वो सूचना हमारे मेमोरी में बनी रहनी चाहिए। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों में इन्फॉर्मेशन मेमोरी में बहुत समय तक नहीं बनी रहती है, जिसके कारण वो उनकी प्रोसेस नहीं हो पाती है और सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि ब्रेन के काम करने के तरीके में कई प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ये विकृतियाँ सुनने से संबंधित, सोचने, बोलने, पढ़ने, लिखने, गणितीय गणनाओं आदि जैसी कई प्रक्रियाओं के रूप में देखी जाती है। इसमें ब्रेन की वायरिंग अलग तरीके से काम करती है, जिससे विभिन्न कॉग्निटिव प्रक्रियाओं पर असर पड़ता है। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बुद्धिमत्ता कम नहीं होती है, बल्कि उनकी इंटेलिजेंसी एवरेज या उससे अधिक होती है। यह समस्या ये है कि ब्रेन कैसे इंफॉर्मेशन को लेता है, कैसे उसको प्रोसेस करता है और कैसे उसका अंततः उपयोग करता है। उचित समर्थन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए बेहद ज़रूरी है। यदि सही समय पर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो उस पे काम करना आसान हो जाता है और समस्या जो इतना बृहत रूप ले लेती है उसको बहुत ही छोटा, उसके रूप को बहुत ही छोटा किया जा सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटी प्रत्येक बच्चे में अलग अलग रूप में प्रकट हो सकती है, क्योंकि ये ब्रेन के स्ट्रक्चर और उसके कार्य करने के तरीके पर निर्भर करता है। लर्निंग डिसेबिलिटी की पहचान कैसे होती है? सबसे पहले अगर बच्चा यदि छोटा होता है तो अर्ली साइन हमको इस तरीके से नज़र आते हैं कि छोटे बच्चे में तो जो लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है बहुत देरी से होता है। अक्षरों या संख्याओं या शब्दों को पहचानने में कठिनाई होती है। निर्देशों को समझने और उनका अनुसरण करने में भी परेशानी हो सकती है। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तब इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं कि बच्चे को पढ़ने में, लिखने में और गणित में निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। शब्दों को याद रखने या सही क्रम में व्यवस्थित करने में कठिनाई महसूस करता है। ध्यान केंद्रित करने में और किसी कार्य को पूरा करने में उसको परेशानी हो सकती है। कैसे ब्रेन स्ट्रक्चर लर्निंग डिसेबिलिटी से कनेक्टेड है? ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स जानकारी को प्रोसेस करता है। यदि इसके किसी हिस्से में अंतर होता है तो पढ़ने, लिखने या गणित सीखने में कठिनाई आ सकती है। मुख्य बात यह है कि सीखने की कठिनाइयाँ ब्रेन के कार्य करने के तरीके में अंतर के कारण होती हैं। रिसर्च के अनुसार लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों का ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। यदि किसी बच्चे को पढ़ने, लिखने या गणना में समस्या हो रही है तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन और सही सहायता से उसे बेहतर समर्थन दिया जा सकता है। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि ब्रेन के सभी हिस्से आपस में जुड़े होते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी में ब्रेन के कई हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। ये बात हमको समझ में आ चुकी है कि यदि किसी बच्चे में सीखने संबंधी समस्या है तो उस बच्चे में बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है, बल्कि ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेस के दौरान जो अंतर होते हैं उसमें समस्या होने के कारण है। ऐसे बच्चों को सही समर्थन देकर उनकी मदद की जा सकती है ताकि बच्चे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। जैसे कि हमने अभी जाना कि हमारे सेरेब्रम के अंदर 4 लोब्स होते हैं। ये चारों लोब्स सोचने, समझने और सीखने संबंधी प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इन चारों लोब्स में सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंटल लोब की। फ्रंटल लोब ब्रेन के सामने स्थित होता है और हमारी सोचने, निर्णय लेने और बोलने की क्षमता को कंट्रोल करता है। इसकी जो फंक्शन होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि डिसीजन लेना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्लानिंग बनाना, ध्यान केंद्रित करना, याद रखना, बोलने और विचार व्यक्त करने की कैपेसिटी, किसी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करना। यदि फ्रंटल लोब के स्ट्रक्चर में कुछ अंतर होता है तो लर्निंग डिसेबिलिटी पे कुछ इस तरीके से असर पड़ता है, जैसे कि ध्यान भटकना, जानकारी याद रखने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में कठिनाई होना,
बोलने में परेशानी या सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाना। पैराइटल लोब। पैराइटल लोब की जो पोजीशन रहती है ब्रेन के ऊपरी हिस्से में होती है और सेंसरी इन्फॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है। इसकी जो फंक्शंस होते हैं जैसे कि टचिंग, दर्द और टेम्परेचर महसूस करना, डायरेक्शन और स्पेस की समझ रखना, गणितीय गणना और तर्क क्षमता के लिए भी पैराइटल लोब ही रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि इस लोब में किसी प्रकार का अंतर होता है तो लर्निंग डिसेबिलिटी पे कुछ इस तरीके से असर होता है, जैसे कि गणितीय समस्याओं को हल करने में कठिनाई महसूस होना, लिखने और अक्षरों या संख्याओं को पहचानने में परेशानी होना, बाएं या दाएं का फ़र्क समझने में कठिनाई होना। बाएं या दाएं का फ़र्क होने से ये बी और डी को समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से उसको लिखना है। टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब ब्रेन के दोनों किनारों पर स्थित होता है। ये सुनने के लिए और सुनी गई लैंग्वेज को समझने के लिए और याददाश्त में मदद करता है। इसके जो फंक्शंस होते हैं जैसे कि सुनने में और भाषा को पहचानने की कैपेसिटी, याददाश्त और चेहरे पहचानने की कैपेसिटी, शब्दों और उनके अर्थ को समझने की कैपेसिटी। यदि इसके स्ट्रक्चर में कुछ अंतर होता है या कार्य करने में कोई अंतर होता है तो लर्निंग डिसेबिलिटी पे कुछ इस तरीके से असर होता है, जैसे कि सुनी गई बातों को समझने में कठिनाई महसूस होती है, नई जानकारी याद रखने में परेशानी होती है, किसी लैंग्वेज को समझने में या बोलने में दिक्कत होती है। ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब ब्रेन के पिछले हिस्से में होता है और विजन से जुड़ा होता है। आँखों से मिलने वाली जानकारी को प्रोसेस करता है, रंग, आकार और वस्तुओं की पहचान करता है। यदि इसके स्ट्रक्चर में या कार्य करने में कोई अंतर होता है तो लर्निंग डिसेबिलिटी पे इस तरीके से असर होता है कि वे अक्षरों और शब्दों को पहचानने में कठिनाई महसूस करता है, पढ़ने और लिखने में परेशानी महसूस करता है, चित्रों को और आकारों को सही तरीके से समझ नहीं पाता है। ब्रेन के स्ट्रक्चर के आधार पर विभिन्न बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी अलग अलग रूप में प्रकट होती है। हालांकि ये डिसऑर्डर बहुत छोटे बच्चों में मौजूद होता है, लेकिन आमतौर पर इसका पता तभी चलता है जब बच्चा स्कूल जाने की उम्र तक पहुंच जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी इस बात को प्रभावित करती है कि कोई व्यक्ति कैसे पढ़ना, लिखना, बोलना और गणितीय गणनाएं करना सीखता है। ये चुनौतियाँ ब्रेन के कार्य करने के तरीके में अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं और कभी-कभी ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी अंतर के कारण होती हैं। ऐसे अंतर ब्रेन द्वारा सूचनाओं के प्रोसेस के तरीके को प्रभावित करते हैं। तो वो कौन सी चुनौतियाँ हैं जिनसे कि बच्चों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है? वो समस्याएं जिनसे कि बच्चों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया वाले बच्चों को शब्दों की पहचान करने, किसी चैप्टर को समझने में, लिखित भाषा को डिकोड करने में समस्या हो सकती है। डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में बच्चे को लिखने में कठिनाई महसूस होती है। ऐसे बच्चे लिखने में, स्पेलिंग में और अपने विचारों को कागज़ पर व्यवस्थित रूप से व्यक्त करने में संघर्ष महसूस करते हैं। डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया में गणितीय कौशल में कठिनाई होती है। बच्चों को संख्याओं को समझने में, गणितीय अवधारणाएं सीखने में और गणनाएं करने में परेशानी हो सकती है। डिस्फेसिया। इसमें बच्चे को अपने विचार व्यक्त करने में कठिनाई होती है। ऐसे बच्चे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझाने में, संगठित वाक्य को बनाने में या प्रभावी संवाद करने में कठिनाई महसूस करते हैं। डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में बच्चों का जो फाइन मोटर स्किल्स है उसमें कठिनाई महसूस होती है। ये बच्चे लिखने में, चित्र बनाने की जो कैपेसिटी रहती है वो प्रभावित होती है, क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेशन और सूक्ष्म मोटर नियंत्रण की कमी होती है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें बच्चों को जो ध्वनियों को समझने में कठिनाई महसूस होती है। बच्चों को सुनाई देने वाली इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में और उसको समझने में कठिनाई हो सकती है, भले ही उनकी सुनने की कैपेसिटी सामान्य हो। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसके अंतर्गत बच्चे विजन संबंधी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में कठिनाई महसूस करते हैं। बच्चे को दिखने वाली विभिन्न चीज़ों को विवरण
करने में उनको व्याख्या करने में कठिनाई महसूस हो सकती है, जो पढ़ने, लिखने और अन्य गतिविधियों को प्रभावित कर सकती हैं। डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया एक जानी-मानी लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो मुख्य रूप से पढ़ने को प्रभावित करती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जिसका अर्थ है कि ये ब्रेन में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने के तरीके से जुड़ी हुई है। डिसलेक्सिया वाले व्यक्तियों को शब्दों को सही ढंग से पहचानने में, साउंड्स को समझने में और उन्हें जोड़ने में कठिनाई हो सकती है। इसके कारण पढ़ने की गति, फ्लुएंसी, स्पेलिंग और समझ पर असर पड़ता है। डिसलेक्सिया के सिम्टम्स जैसे कि पढ़ने में कठिनाई, शब्दों की पहचान करने में परेशानी, अक्षरों और ध्वनियों को सही मेल ना बैठा पाना, स्पेलिंग की समस्या, शब्दों की सही स्पेलिंग नहीं लिख पाना, बार बार गलतियां करना, साउंड और अक्षर समझने में कठिनाई, शब्दों को सही तरीके से तोड़कर उच्चारण करने में समस्या, शब्दों को छोड़ देना, पढ़ते समय कुछ शब्दों को ना देख पाना या गलत तरीके से पढ़ना, समान दिखने वाले अक्षरों में भ्रम, जैसे कि बी और डी, पी या क्यू जैसे अक्षरों को उल्टा पल्टा होकर करके पढ़ना, शब्दों के क्रम में गड़बड़ी, अक्षरों या संख्याओं को उल्टा लिखना या पढ़ते समय क्रम बदल देना, जैसे टिप को पिट पढ़ना, पढ़ने की गति धीमी होना, अन्य बच्चों की तुलना में धीरे धीरे पढ़ना और ज़्यादा मेहनत लगना, बच्चे को पढ़ने में समझने में दिक्कत हो सकती है, जैसे कि पढ़ी हुई सामग्री का अर्थ समझने में परेशानी होना। डिसलेक्सिया का कारण क्या है? डिसलेक्सिया ब्रेन के अंतर्गत लैंग्वेज प्रोसेसिंग से जुड़ी संरचना में अंतर के कारण होता है। ये ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग एरिया रहता है उससे संबंधित होता है। डिसलेक्सिया को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि किसी लैंग्वेज को व्यवस्थित और स्पष्ट तरीके से सिखाने की टेक्निक का उपयोग किया जा सकता है या फोनिक आधारित टेक्निक का उपयोग किया जा सकता है। मल्टी सेंसरी लर्निंग का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि विजुअल, ऑडिटरी और स्पर्श का आदि का समावेश करके किसी चीज़ को सिखाने का प्रयास किया जा सकता है। चित्रों, रंगों और हाथों के प्रयोग से सीखने में मदद की जा सकती है। टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मदद की जा सकती है। इस तरीके से डिसलेक्सिया वाले बच्चे की मदद की जा सकती है। डिसग्राफिया डिसग्राफिया एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है जो राइटिंग स्किल्स को प्रभावित करता है। ये बच्चे की स्पष्ट, सुव्यवस्थित और पढ़ने योग्य लिखने की क्षमता को बाधित करता है। डिसग्राफिया से पीड़ित बच्चे में खराब हस्तलेखन, स्पेलिंग की गलतियाँ, वाक्य संरचना बनाने में कठिनाई महसूस होना, साफ सुथरे अक्षर लिखने में परेशानी होना, अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करने में कठिनाई और स्कूल में नोट्स लिखने या निबंध लिखने में कठिनाई। डिसग्राफिया वाले बच्चे में इस तरीके से सिम्टम्स होते हैं कि कलम, पेंसिल को सही ढंग से पकड़ने में कठिनाई, अक्षरों के आकार और बनावट में असामान्यता, अक्षरों और शब्दों के बीच अनियमित स्थान, गंदा और अस्पष्ट राइटिंग, वाक्य रचना और लेखन को व्यवस्थित करने में कठिनाई, लिखने में अत्यधिक समय और प्रयास लगाना, अपने विचारों को कागज पर सही ढंग से प्रस्तुत करने में परेशानी। डिसग्राफिया से पीड़ित व्यक्ति जानते हैं कि वे क्या लिखना चाहते हैं, लेकिन वे इसे सुव्यवस्थित और पठनीय रूप से लिखने में कठिनाई का सामना करते हैं। डिसग्राफिया का कारण डिसग्राफिया का संबंध ब्रेन में मोटर नियंत्रण और लैंग्वेज प्रोसेसिंग से जुड़ी कठिनाइयों से होता है। ये फाइन मोटर स्किल्स को प्रभावित करता है, जो लिखने के लिए आवश्यक होता है। डिसग्राफिया वाले बच्चों का मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि मल्टी सेंसरी टेक्निक का उपयोग करना, राइटिंग प्रैक्टिस कराना, मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज करवाना, ग्रिप वाले पेन या पेंसिल का उपयोग करना, ऐसे नोटबुक का उपयोग करना जिसमें कि अक्षर प्रिंट रहते हैं, उस पर प्रैक्टिस करवाना। इस तरीके से डिसग्राफिया वाले बच्चों का मैनेजमेंट किया जा सकता है। डिसकैल्कुलिया डिसकैल्कुलिया एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है जो किसी बच्चे में गणितीय क्षमताओं को प्रभावित करती है। ये सरल गणनाओं को तो कठिन बनाती है, लेकिन अगर गणितीय समस्याएं जटिल हैं, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो हल करने में चुनौतियां पैदा कर सकती है। डिसकैल्कुलिया से पीड़ित बच्चे में समस्या इस तरीके से हो सकती हैं, जैसे कि संख्याओं और मात्राओं को समझने में कठिनाई होना,
जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसी गणनाओं में परेशानी होना, गणितीय तर्क, तर्क शक्ति में कठिनाई, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट समझने में समस्या, पैसों का हिसाब किताब रखने में कठिनाई, समय, गति, डिस्टेंस का आकलन करने में परेशानी। ये स्थिति रोज के कार्यों को चुनौतीपूर्ण बना सकती है। डिसकैल्कुलिया वाले बच्चों में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि संख्याओं को पहचानने और उनके वैल्यूज़ को समझने में कठिनाई हो सकती है। संख्यात्मक प्रतीक जैसे कि 5 और 5 के बीच संबंध समझने में परेशानी हो सकती है। गणितीय तथ्यों जैसे पहाड़ों को याद करने में कठिनाई हो सकती है। अंक गिनने के लिए उंगलियों का बार बार उपयोग करते हैं, भले ही उनकी उम्र अधिक हो। मेजरमेंट संबंधी समस्या हो सकती है। ऐसे कई प्रकार की छोटी छोटी गणितीय समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। डिसकैल्कुला वाले बच्चे गणित की हर स्तर पर कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। डिसकैल्कुलिया का मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि संख्याओं को समझने के लिए विजुअल टूल्स या नंबर लाइन का उपयोग करें। समस्याओं को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप रणनीति अपनाएं। डिस्फेसिया डिस्फेसिया एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो किसी व्यक्ति को बोलने, समझने, पढ़ने या लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये आमतौर पर ब्रेन के भाषा नियंत्रण वाले क्षेत्रों में क्षति या असामान्यता के कारण होता है। डिस्फेसिया के सिम्टम्स जैसे कि बोलने में कठिनाई, सही शब्द खोजने में समस्या, अधूरे वाक्य बोलना या असंगत भाषा का प्रयोग करना, समझने में कठिनाई, सामान्य वार्तालाप या जटिल निर्देशों को समझने में परेशानी, पढ़ने और लिखने में समस्या, अक्षरों को सही क्रम में रखने में कठिनाई, स्पेलिंग की गलतियाँ या लिखित भाषा का कमजोर ज्ञान, भाषा को सही ढंग से व्यवस्थित करने में परेशानी, शब्दों और वाक्य संरचना में गड़बड़ी। जो डिस्पेसिया है वो ब्रेन इंजरी या डिमेंशिया के कारण उत्पन्न होता है। डिस्पेसिया का मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि स्पीच थेरेपी के माध्यम से भाषा में सुधार किया जा सकता है। चित्रों और संकेतों का उपयोग करके संवाद को आसान बनाया जा सकता है। धीरे और स्पष्ट रूप से बोलने का अभ्यास कराया जा सकता है। डिस्प्रैक्सिया डिस्प्रैक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के मोटर कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर स्किल्स को प्रभावित करता है। डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित बच्चों को लिखने में, चित्र बनाने में और अन्य शारीरिक कार्यों में कठिनाई हो सकती है। डिस्प्रैक्सिया के सिम्टम्स जैसे कि लिखने और चित्र बनाने में कठिनाई, पेंसिल को ठीक से पकड़ने और अक्षरों को सही तरीके से बनाने में समस्या, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की समस्या, दौड़ने, कूदने या गेंद को पकड़ने जैसी गतिविधियों में कठिनाई, सूक्ष्म मोटर कौशल में चुनौतियाँ, बटन लगाने, कैंची का उपयोग करने या छोटे कार्य करने में परेशानी, बोलने में कठिनाई, शब्दों का उच्चारण करने या विचारों को व्यवस्थित रूप से व्यक्त करने में दिक्कत, मेमोरी और अटेंशन करने की समस्या, निर्देशों का पालन करने या कार्यों के अनुक्रम को याद रखने में कठिनाई। डिस्प्रैक्सिया डिस्प्रैक्सिया ब्रेन में समझने में समस्याओं के कारण उत्पन्न होता है। डिस्प्रैक्सिया से के मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, राइटिंग प्रैक्टिस, स्पीच थेरेपी। इस तरीके से डिस्प्रैक्सिया का मैनेजमेंट किया जा सकता है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी कि एपीडी। ऑडिटिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को साउंड और लैंग्वेज संबंधी जानकारी को सही ढंग से प्रोसेस करने में कठिनाई होती है। एपीडी के सिम्टम्स जैसे कि साउंड्स के बीच अंतर करने में कठिनाई, समान साउंड्स वाले शब्दों को समझने में समस्या, निर्देशों को समझने और याद रखने में परेशानी, कई चरणों वाले निर्देशों का पालन करना मुश्किल होता है, बातचीत को समझने में दिक्कत, चुटकुले या व्यंग्य समझने में समस्या, शब्दों को गलत तरीके से समझना, कभी कभी लोग जो कह रहे हैं उसे अलग तरीके से सुनना। एपीडी के जो कारण हैं, ब्रेन में ऑडिटरी प्रोसेसिंग सेंटर का सही तरीके से कार्य नहीं कर पाना, समय से पहले जन्म होने के कारण भी एपीडी का कारण हो सकता है।
ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि ऑडिटरी ट्रेनिंग सुनने और समझने की क्षमता सुधारने में मदद करता है। मल्टी सेंसरी लर्निंग सुनने के साथ साथ देखने और छूने जैसी अन्य इंद्रियों को शामिल करके सीखना। इससे ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर वाले व्यक्तियों में सुनने और समझने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसके अंतर्गत विज़न जानकारी को सही ढंग से प्रोसेस करने में कठिनाई होती है। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों को विज़न इन्फॉर्मेशन को समझने, मैनेज करने और सही अर्थ निकालने में परेशानी हो सकती है। ये पढ़ने, लिखने, गणित और अन्य दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है, जिसमें कि मजबूत विज़न कौशल की आवश्यकता होती है। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के सिम्टम्स जैसे कि पढ़ने में कठिनाई, मिलते-जुलते अक्षरों या शब्दों में अंतर करने में परेशानी, लिखने में समस्या, अक्षरों के बीच सही अंतराल नहीं रखना, अक्षरों को उल्टा लिखना या बोर्ड से कॉपी करने में परेशानी। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत आंखें सही तरीके से काम करती हैं, लेकिन ब्रेन विजुअल इन्फॉर्मेशन को सही ढंग से प्रोसेस करने में कठिनाई करता है। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत विज़न थेरेपी के माध्यम से विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को मैनेज किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत विज़न स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए लक्षित अभ्यास कराया जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों की चुनौतियों को दूर करने के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन और समर्थन अत्यंत आवश्यक है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन और समर्थन लर्निंग डिसेबिलिटी वालों बच्चों के लिए सफल होने के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। इस समस्या को इस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को ठीक से समझना और सहायता प्रदान करना बेहद ज़रूरी है। लर्निंग डिसेबिलिटी कोई बाधा नहीं है, बल्कि सीखने की एक अलग प्रकार की प्रक्रिया है, जिसको ठीक से समझकर मैनेज किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, क्यों है, कैसे है और क्या इसके समाधान है। यदि आपके बच्चे को या किसी परिचित व्यक्ति के बच्चे को इस प्रकार के सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित स्क्रीनिंग टेस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, जिसे कि आप अटेंड कर सकते हैं। ये टेस्ट टोटली फ्री है और जो भी इसकी रिपोर्ट होगी वो बाकायदा आपके मेल पर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा प्ले एक लर्निंग डिसेबिलिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए एक पावर का काम करता है। तो कैसे प्ले लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए पावर का काम करता है, इसकी बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी तरीके से मेरी वीडियो को देखते रहिए। यदि वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।